1 मार्च 1896 को लड़ी गई थी और एडवा युद्ध का बड़ा ही महत्व है इथियोपियाई इतिहास में। एडवा की जीत ने इथियोपिया को अफ्रीका के उन देशों में शामिल किया जो कभी औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं आए। इस जीत ने पूरे अफ्रीका और अफ्रीकी प्रवासी समुदायों यानी अफ्रीकन डायस्पोरा को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की प्रेरणा दी। एडवा आज भी पैन अफ्रीकन आंदोलन का एक प्रमुख प्रतीक है। प्रधानमंत्री एडवा संग्रहालय में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने एडवा की लड़ाई से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज और चित्र देखे। साथ ही इस पूरे म्यूजियम में भी युद्ध में उपयोग किए गए हथियारों और रणनीतियों का विवरण है। अदीस अबाबा इथियोपिया से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अदवा विजय स्मारक थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक इस स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि भारत के 140 करोड़ भारतीयों की ओर से प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद अब वो इस वक्त दौरा कर रहे हैं पास में ही बने म्यूजियम का, जिसमें इस अदवा विजय स्मारक से जुड़ी यादों को ताज़ा करने के लिए, अलग अलग स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए ये मॉन्यूमेंट्स के तौर पर ये कुछ वस्तुएं रखी गई हैं। इतिहास में कुछ घटनाएं केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि वे पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। और जिसका जिक्र भी ऋतु जी ने किया कि अदवा का युद्ध जो कि 1 मार्च 1986 को लड़ा गया, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने न केवल इथियोपिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया बल्कि पूरे अफ्रीका में और अश्वेत समुदाय को उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष का एक आत्मविश्वास दिया। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न केवल इथियोपिया के लिए बल्कि संपूर्ण अफ्रीका के लिए कि ये विजय का स्मारक, और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही संदेश देते हुए पूरी दुनिया को कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो एक साझा लड़ाई है भारत और अफ्रीका की, उसमें भारत लगातार अफ्रीका के साथ खड़ा है। और इस गौरवशाली विजय की स्मृति में जो इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में ये जो स्मृति स्मारक का निर्माण किया गया था, उसका आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया और वहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 19वीं सदी के अंत में जब ज़्यादातर अफ्रीकी देश यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश बन चुके थे, तभी इटली भी इथियोपिया को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा था और उसी के खिलाफ इस लड़ाई की शुरुआत की गई थी। और इसमें एक बड़ी जीत हासिल हुई इथियोपिया को इटली के खिलाफ। सम्राट मेलनिक द्वितीय और महारानी तायातु बेटुल के नेतृत्व में इथियोपियाई सेना ने एकजुट होकर के इटली की सेना को पराजित कर दिया। ये पहली बार था जब किसी अफ्रीकी देश ने एक यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति को निर्णायक रूप से हराया था। और इसलिए ये जो पूरा का पूरा म्यूजियम है उसी युद्ध की तस्वीरें या यादें ताज़ा करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, और ये सिर्फ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को ही नहीं प्रेरित करता, प्रेरणा देता है, बल्कि आज के दौर में भी अजय अगर हम बात करें तो आज औपनिवेशवाद भले ही ना हो, लेकिन अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हुए तमाम देशों की संप्रभुताओं को चुनौती देने की जो एक प्रवृत्ति अभी भी कुछ देशों में है, उस लिहाज से भी इस संग्रहालय का बहुत एक बड़ा असर है इन तमाम एक तरह से इन कोशिशों को ध्वस्त करने में। हमारे साथ गुरजीत सिंह जी बने हुए हैं। गुरजीत सिंह जी, आप एम्बेसडर रहे इथियोपिया में, जानना चाहेंगे अदीस अबाबा में स्थित इस म्यूजियम, इस विक्ट्री मेमोरियल को लेकर प्रधानमंत्री ने दौरा किया है। साथ ही साथ क्योंकि दोनों सभ्यताएं इस तरह के संघर्षों से गुजरी हैं, घुटने नहीं टेके, उस उपनिवेशवाद के सामने अपनी संस्कृतियों को बचाने का एक इतिहास है दोनों देशों के ही सामने, ये किस तरह से दोनों देशों के इतिहास को और भविष्य को मजबूत करता है? जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारे ग्लोबल साउथ के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको इकट्ठा करता है एंटी कॉलोनियल फाइट में। ये 1896 में ये पहली बार थी कि एक अफ्रीकी देश ने यूरोपियन देश को जंग में हराया हो, तो इसका जैसे आपने कहा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो म्यूजियम है और ये एडवा मेमोरियल है, ये इतने पुराने नहीं है। जब मैं एम्बेसडर था तो ये नहीं थे। उस समय जब कोई विदेश का लीडर आता था
तो उसको नेशनल म्यूजियम लेके जाते थे, जहां पर हमेशा उनकी मुलाकात लूसी के साथ होती थी। लूसी एक स्केलेटन है, एक ह्यूमनॉइड का, जो 3 मिलियन साल पुराना है, और वो इथियोपिया की पहचान है एक तरह से कि इथियोपिया की जो संस्कृति और सभ्यता है कितनी पुरानी है। तो लेकिन ये जो म्यूजियम है ये उनकी नेशनल प्राइड है, बड़ा अच्छा भव्य म्यूजियम बनाया है उन्होंने। और बाहर जो आपने मॉन्यूमेंट दिखाया वो भी नया है, उसके ऊपर अफ्रीकन यूनियन का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ये केवल इथियोपिया की नहीं, अफ्रीका की एक इंपॉर्टेंट गाथा है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं वहां के पार्लियामेंट के बारे में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। उनका जो पार्लियामेंट है उसमें भी 2 हाउस है। लोअर हाउस में 547 सदस्य होते हैं, अपर हाउस में तकरीबन 110 सदस्य होते हैं, उसको हाउस ऑफ फेडरेशन बोलते हैं। जब मैं वहां राजदूत था तो कई विदेशी लोग थे जो चाहते थे कि इथियोपिया को बताया जाए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है, और उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इथियोपिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कनाडा, यूके ऐसी जगह ले जाया जाए। सारे उनके तैयारियां हो गई थी, लेकिन इथियोपिया के जो स्पीकर थे और उनके जो सदस्य थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। उनको पूछा गया क्यों, कहते आपकी जो डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या रेलेवेंट? उन्होंने कहा भारत हमारे लिए रेलेवेंट है, अगर आप हमें कहीं भेजना चाहते हो दिखाने के लिए तो हमें भारत लेके जाइए। तो उस समय से भारत में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इथियोपिया से रेगुलरली आती रही हैं, और अब तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। जो 2 साल पहले भी 50 MP इथियोपिया से आए थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको एक ये दिलचस्प बात बता दूं। जी राहुल मिश्रा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे प्रधानमंत्री की इस पहला जो इवेंट है आज का, हालांकि वो संसद को संबोधित करेंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले जो ये आप स्मारक का आप देख रहे हैं, अदवा स्मारक, उसका अवलोकन, और उसके बाद इस म्यूजियम के जरिए पूरे विश्व को ये संदेश देना कि भारत उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष है अफ्रीका का, उसके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, उपनिवेशवाद के और जो नौ उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ भारत अपनी मुहिम छेड़े हुए है, और दुनिया के तमाम देशों के साथ, खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ये एक फिर से एक रिकनेक्ट की अप्रोच है कि हम दुनिया के जो भी ताकतवर देश हैं, वो चाहे आर्थिक तौर पे या सामरिक तौर पे या सीधे इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहाने जो कोशिशें कर रहे हैं नौ उपनिवेशवाद की, उसके खिलाफ हम खड़े हैं और उसके खिलाफ हम साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है जो प्रधानमंत्री की इस म्यूजियम विजिट से साफ दिख रही है कि भारत और इथियोपिया पुराने कल्चरली बहुत स्ट्रांग देश है, सिविलाइजेशनल स्टेट है भारत। इथियोपिया का भी बहुत बड़ा और बहुत ही रिच इतिहास रहा है, और दोनों देशों की जो अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता को लेकर के जो कमिटमेंट है वो भी इसमें हमें दिखता है कि इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि इन दोनों देशों का जो समृद्ध इतिहास है, एक गौरवपूर्ण जो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये भी है कि इथियोपिया जब पहली बार ग्रीक लोगों ने जब भारत को देखा तो उन्होंने कहा कि ये पूर्वी इथियोपिया है। तो इथियोपिया के रेफरेंस से हमें यूरोप ने एक ज़माने में देखा था, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों के, भारत और इथियोपिया दोनों के ही जो सांस्कृतिक पहनावे के तौर पे, मैं एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने में जो खाने पीने के ढंग थे, जो कल्चरल और सोसाइटल जो एस्पेक्ट्स थे, उनमें इतनी समानता, लोगों के पहनावे के साथ साथ उनकी अपीयरेंसेस में भी इतनी सिमिलरिटी थी कि यूरोपियंस ने सोचा कि ये इथियोपिया एक देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और भारत जो है वो ईस्ट इथियोपिया है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया कैसे हम भारतीयों को और इथियोपिया के लोगों को ट्रेडिशनली देखती रही है,
और कैसे इन दोनों ही देशों में एक कनेक्ट है। और ये कनेक्ट सिर्फ पिछले 50 सालों में 70 सालों में नहीं बना है। जैसे कि पहले आप भी ये बात कह रहे थे कि भारत और इथियोपिया की